सभी को नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल में भारत के स्थल आकृतिक स्वरूप में उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में भारत की जो स्थल आकृतिक स्वरूप थे, उत्तर पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह आदि। इनमें से हमने उत्तर भारत के जो पर्वतीय प्रदेश थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया था, और आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर भारत का जो मैदान है उसके विषय में। यह मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु का मैदान है। यह नवीनतम मैदान है जिसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात हुआ है। इस मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख किलोमीटर है। यह मैदान पंजाब से लेकर नागालैंड की सीमा तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, जिसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर के बीच है। पश्चिम में इस मैदान की चौड़ाई अधिक है और पूर्व में इस मैदान की चौड़ाई कम है। इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वह अधिकतम ऊंचाई सामान्यतः 250 मीटर से कम है। पूर्व में इस मैदान की जगह एक विवर्तनिक का गर्त था, जिसका निर्माण हिमालय के निर्माण के दौरान हुआ। कहा जाता है कि वर्तमान में जहां ये विशाल मैदान पाया जाता है, लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 2400 किलोमीटर में जो फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई 100 से 500 किलोमीटर के बीच है। ये इतना विशाल मैदान प्राचीन समय में, या यूं कहे कि पूर्व में यह मैदान नहीं था और यहाँ पर एक गर्त था। इस गर्त का जो भराव है वह नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के फलस्वरूप हुआ है, और यह गर्त भर जाने से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान में निक्षेपित जलोढ़ की जो गहराई है वो 2000 मीटर तक पाई गई है। हिमालय के निकट जलोढ़ की गहराई अधिक है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार के सीमावर्ती भाग में गहराई कम होती जाती है। इसका एक कारण यह भी है कि हिमालय से जो नदियां प्रवाहित होती है वह हिमालय पर्वत से क्षेत्र से होती है, और इस पर्वतीय क्षेत्र से नदियां ढाल की अधिकता के फलस्वरूप अपरदन का कार्य ज्यादा करती है, और अपरदन के फलस्वरूप जो अपरदनात्मक जलोढ़ होते उनका निक्षेप उत्तर भारत में करती है, जबकि दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियां विशेषतः पठारी भाग से प्रवाहित होती है। और इस वजह से उस क्षेत्र से जो नदियां प्रवाहित होती है ढाल की तीव्रता नहीं मिलती, और उसके परिणाम स्वरूप उनमें जो अपरदनात्मक स्वरूप होता है वो कम होता है, उससे जो सामग्री आती है वो कम होती है। इस मैदान के निर्माण में हिमालय से निकलने वाली नदियों का योगदान सर्वाधिक है। तीव्र ढाल एवं मुलायम संरचना से होकर प्रवाहित होने के कारण हिमालय की नदियों में मलबा की मात्रा काफी अधिक होती है। दक्षिण भारत की नदियां कठोर संरचना एवं निम्न ढाल से प्रवाहित होती है। विशाल मैदान के निर्माण में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का योगदान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस विशाल मैदान के विभाजन की। संरचनात्मक विशेषताओं और ढाल के आधार पर इस विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है: भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, भांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। इस प्रकार हम देखते हैं जो हिमालय से प्रवाहित नदियां हैं वो इस भाग को प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि इस क्षेत्र में ये नदियां अपने साथ लाए हुए बड़े बड़े पत्थर कंकड़ों को जमा कर देती और ये नदियां लुप्त हो जाती है। तो जिस भाग में नदियां लुप्त होती है वह भाग कहलाता है भाबर प्रदेश, और जिस भाग में नदियां पुनः धरातल पर दिखाई देती है
वो भाग कहलाता है तराई प्रदेश, अर्थात नदियों का पुनः उद्गम। यदि बात करें हम भाबर प्रदेश की, तो इसमें हम देखते हैं कि यह शिवालिक की तलहटी में सिंधु नदी एवं तीस्ता नदी के बीच अविच्छिन्न रूप में मिलता है। इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियों द्वारा लाई गई बजरी के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। इसे शिवालिक का जलोढ़ अंक भी कहा जा सकता है। यह प्रदेश सर्वाधिक ऊंचा है, 200 से 300 मीटर ऊंचा है, परंतु इसकी चौड़ाई काफी कम है, 8 से 16 किलोमीटर ही है। यहाँ कंकड़ एवं पत्थरों की पारगम्यता काफी अधिक है, जिसके कारण नदियां लुप्त हो जाती है। जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा कि जब नदियां पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है तो अपने साथ लाए हुए बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को जमा कर देती है और इन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियां अदृश्य हो जाती है और यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो ये क्षेत्र जहाँ पर नदियां लुप्त सी हो जाती है, ये क्षेत्र कहलाता है भाबर प्रदेश, जिसकी ऊंचाई तो सर्वाधिक है क्योंकि यह भाग पर्वतों की तलहटी में मिलता है, लेकिन चौड़ाई कम मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं तराई प्रदेश की। तराई प्रदेश भाबर प्रदेश से दक्षिण में होता है, जहां महीन कंकड़, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है। तराई प्रदेश में भाबर प्रदेश की जो नदियां हैं, जो लुप्त नदियां हैं, ये पुनः सत्ता पर प्रकट हो जाती है और इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो 15 से 30 किलोमीटर है। हमने देखा कि भाबर प्रदेश में जो नदियां थी, जो लुप्त नदियां हैं, वह पुनः धरातल पर दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि जो बड़े बड़े पत्थर कंकड़ है उनकी स्थिति जमाव एक क्षेत्र विशेष में होता है, उसके बाद नदियां पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती है। यह क्षेत्र दलदली सा क्षेत्र होता है और यह जो क्षेत्र है अस्वास्थ्यकर होता है, मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों के पुनः सत्ता पर प्रकट होने के कारण यहाँ पर जो पानी की स्थितियां हैं वो अधिक होती है, पानी हमेशा रहता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है। यदि इसके बाद हम बात करें बांगर प्रदेश की, तो बांगर प्रदेश पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है। इसका निर्माण मध्य से उत्तर प्लीस्टोसीन काल तक माना जाता है। इस भाग में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता। सतलज का मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान, इन नदियों के मध्यवर्ती भागों पर बांगर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में बाढ़ आती थी, नदियां अपने साथ मिट्टी का निक्षेप जमाव करती थी, लेकिन नदी परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप वर्तमान समय में यहां बाढ़ें नहीं आती। इस वजह से यहां नवीनतम जलोढ़ का जमाव नहीं मिलता, लेकिन प्राचीन जलोढ़ का जमाव यहां पर मिलता है, क्योंकि प्राचीन समय पर यहां नदियां प्रवाहित होती रहती थी। बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं कहीं भूमि पर नमक की सफेद परत जम जाती, लवणता आ जाती है और इसे रेह के नाम से जाना जाता है। जहां पर सफेद परत से जमी रहती है, जहां पर नहरी सिंचाई अधिक होती है, पानी अधिक रहता है, उस क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हम आगे बात करते हैं खादर प्रदेश की। तो खादर यह नवीन जलोढ़ निर्मित अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है और यहाँ नदियों के बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है, एवं नई मिट्टी का जमाव होता रहता है। इसका निर्माण उत्तर प्लीस्टोसीन काल में प्रारंभ हुआ एवं अभी भी इसका निर्माण जारी है। उत्तर प्रदेश में नदी के साथ साथ विस्तृत नवीनतर जलोढ़ को वाली बाढ़ के मैदानों की निम्न भूमि को खादर और पंजाब में इसे बेट कहा जाता है। कहने का अभिप्राय ये कि खादर
ऐसा क्षेत्र है, ऐसा उत्तर के विशाल मैदान का भाग है जिसमें वर्तमान समय में भी बाढ़ें आती हैं, और बाढ़ आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ का जमाव होता रहता है, निक्षेप होता रहता है। परिणाम स्वरूप यह जो मिट्टी होती है काफी उपजाऊपन होता है इसमें। इसके बाद हम बात करें इस विशाल मैदान का क्षेत्रीय विभाजन की, तो इस मैदान को क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्षेत्र विशेष के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया। हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा के मैदान की। जैसा कि नाम से हमें प्रतीत हो रहा है कि यह मैदान पंजाब हरियाणा में स्थित है। जो इसका विस्तार है ये पंजाब हरियाणा में मुख्यतः अधिक है। इसके अलावा दिल्ली तक भी इसका विस्तार है। यह मैदान यमुना नदी और रावी नदी के बीच स्थित है। इसका निर्माण सतलज, व्यास एवं रावी नदियों द्वारा हुआ है, क्योंकि पंजाब में अधिकतर यही नदियां प्रवाहित होती है और इनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यह मैदान मुख्यतः बांगड़ से निर्मित है, जहां वर्तमान में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। हालांकि नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की एक सक्रिय पट्टी पाई जाती है, जिसे इस पंजाब में बेट कहा जाता है। पंजाब हरियाणा का मैदान यानी पंजाब हरियाणा में विशेष रूप से विस्तृत है। यमुना और रावी नदी के मध्य स्थित है, जिसमें पंजाब की 5 नदियां और यमुना नदी के मध्य का क्षेत्र इसमें है। ये बांगर क्षेत्र है जहां प्राचीन समय में बाढ़ें आती थी, लेकिन नदी परिवर्तन भूमि में जो स्थिति है उसमें कुछ वृद्धि होना, समुद्र से ऊंचाई होना, जिसके परिणाम स्वरूप अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। इस पंजाब हरियाणा के मैदान में 2 नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उसे दोआब कहा जाता है, अर्थात 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। जैसे बिस्त दोआब, यह बिस्त दोआब व्यास एवं सतलज के बीच स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं बारी दोआब की। बारी दोआब रावी और व्यास के बीच स्थित है। व्यास यानी रावी के बीच स्थित है। रेचना रावी और चेनाब के बीच स्थित है, और चाच दोआब चेनाब और झेलम के बीच स्थित। सिंधु सागर दोआब चेनाब एवं सिंधु नदी के बीच स्थित है। हमने बात की पंजाब हरियाणा के मैदान की। विशेषतः पंजाब हरियाणा विस्तृत था, इसका विस्तार कुछ दिल्ली तक भी था। विशेषतया जो यमुना का पूर्वी भाग है, यानी हम कह सकते हैं कि इस मैदान का जो पूर्व विस्तार वो यमुना नदी से सीमित होता है और पश्चिमी विस्तार रावी नदी से सीमित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के मैदान की। हम राजस्थान के मैदान की बात करते हैं तो इसमें पाते हैं कि इसका विस्तार अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। इसका पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक आर्द्र है और यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि इस पूर्वी भाग में यमुना की अनेक सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें बनास है, बेराट है, चंबल है और यमुना का कुछ क्षेत्रीय भाग। वनस्पति यहाँ स्टेप प्रकार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी नदी है, जो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इस मैदानी भाग में, यानी हम कहें राजस्थान का जो मैदानी भाग है, यहाँ हमें सामर,
डेडवाना, डेगाना आदि इस मैदान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं, लवणता युक्त झीलें हैं, जो हमें यह प्रतिपादित करती कि यह क्षेत्र किसी समय विशेष में समुद्र का अवशेष रहा होगा। यदि हम बात करें इसके बाद, तो इसमें बात करते हैं गंगा के मैदान की। भारत का सबसे यदि उपजाऊ मैदान है तो वो मैदान है गंगा का मैदान। यह ऐसा मैदान है जहां पर सिंचाई की उत्तम सुविधाएं हैं, अत्यधिक नदियों का अपवाह क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियां अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित होती है, जो अपने साथ लाए हुए अपरदनात्मक जो तलछट है, जलोढ़ है, उनका निक्षेपण कर देती है, और ये निक्षेपित पदार्थ, निक्षेपित जलोढ़ इस क्षेत्र में उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। यह अत्यधिक सघन बसा हुआ क्षेत्र है और यहां गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, जहां विशेषतया खाद्यान्नों की फसलों की अधिकता होती है। इस मैदान का जो विस्तार है, यह विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में है। हम यूं कह सकते हैं कि इस प्रदेश में जहां पर गंगा नदी प्रवाहित होती है और गंगा नदी का प्रवाहित क्षेत्र गंगा का मैदान कहलाता है। गंगा नदी विंध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रवाहित होती है। हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में विशेषतया, जैसे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं हम, तो पश्चिम बंगाल चावल की खेती के लिए सबसे विशेष है और उत्तर प्रदेश गेहूं की खेती के लिए विशेष है। इसके बाद हम बात करें बिहार की, तो बिहार में भी चावल अत्यधिक मात्रा में उगाया जाता है। यदि हम क्षेत्रों की बात करें तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में मिलती है, सघन जनसंख्या पाई जाती है। जो गंगा का मैदान है, ये गंगा का मैदान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसका पश्चिम का भाग रोहिलखंड का मैदान कहलाता है, जबकि पूर्व का भाग जो मैदान है वह अवध के मैदान के नाम से जाना जाता है। यदि हम गंगा नदी या यूं कहे कि उत्तरी मैदान की बात करें, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं जिसका जो चौथा विभाजन है वह आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ब्रह्मपुत्र के मैदान की यदि हम बात करें तो यह मैदान हिमालय पर्वत या मेघालय के पठार के बीच स्थित एक लंबा एवं सकरा मैदान है। मिट्टी के जमाव के कारण कहीं कहीं इस क्षेत्र में द्वीपों का निर्माण भी हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यदि संसार में बात करें हम नदी द्वीपों की, तो माजुली जो द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है, ये सबसे बड़ा द्वीप है जो पर्यटन के लिए विख्यात है। वर्तमान में मानव गतिविधियों के कारण इस द्वीप में कुछ नुकसान हुआ है, इसकी आकृति में नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी हम बात करें कि मेघालय के पठार और हिमालय पर्वत, जो नॉर्थ ईस्ट में हिमालय पर्वत है और उसके बीच में ये मैदान स्थित है। विशेषतः इसमें असम का भाग सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार इसमें हमने देखा कि जो भारत के स्थल रूप थे, भौतिक स्वरूप थे, उनमें जो उत्तर का विशाल मैदान है, यह मैदान विशेषतया हमने पढ़ा कि हिमालय पर्वत की नदियों
कि इस मैदान का निर्माण जो हुआ है वो हिमालय पर्वत की नदियों के फलस्वरूप हुआ है। इसके निर्माण में हिमालय पर्वत की नदियों का विशेष योगदान रहा है और यह योगदान के फलस्वरूप ही यहाँ हमें उपजाऊ मिट्टी मिलती है। जो भारत की विशाल जनसंख्या है, इस विशाल मैदान से ही उसका पोषण होता है, उनके लिए खाद्यान्नों की पूर्ति होती है। यदि हम इस विशाल मैदान के महत्व के बारे में बात करें तो इस विशाल मैदान का जो विस्तार है वो 1/3 क्षेत्र पर है और ये विशाल मैदान देश की लगभग जो इस क्षेत्र में 45% जनसंख्या निवास करती है उसको आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करती है, क्योंकि यहाँ उर्वरक कांप होने के कारण ये कृषि संपन्न देश है और भारत का अन्न भंडार कहलाता है। तापमान व आर्द्रता की भिन्नता के आधार पर यहाँ फसलों की विविधता पाई जाती है। जैसे शीतकाल में गेहूं, ग्रीष्म वर्षा काल में धान की फसल पैदा होती है। इस क्षेत्र में हिमालय से अनेक नदियां प्रवाहित होती है और अपने साथ काम मिट्टी लेकर आती है, साथ ही सिंचाई की उत्तम सुविधाएं प्रदान करती है। सदाबहानी नदियां मिलती है। ढाल इस क्षेत्र में ढाल प्रवणता कम होने के कारण यहां इसका विकास अत्यधिक हुआ है। कुछ क्षेत्रों में जहां ढाल के दिखता है वहां पर विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। भारत की जो सभ्यता संस्कृति है वो इसी मैदान में फली फूली है। यह मैदान भारतीय इतिहास, राजनीति, धर्म का भी केंद्र रहा है। यदि हम इस मैदान की बात करते हैं तो यहां पर यह दिल्ली जो इस विशाल मैदान का ही एक हिस्सा है, इसमें स्थित एक भाग है जो भारत की राजधानी है और प्राचीन समय में यह शासन का एक केंद्र रहा करती थी। कह सकते हैं हम कि भारत के जो भौतिक स्वरूप थे इसमें विशाल मैदान एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और इस विशाल मैदान के बारे में जब हमने अध्ययन किया तो इसको हमने भौतिक आधार पर भी इसका विभाजन किया। इसमें हमने बाबर प्रदेश पढ़ा जहाँ पर नदियाँ लुप्त सी हो जाती है। इसके बाद हमने तराई प्रदेश पढ़ा जहाँ नदियाँ उस बाबर प्रदेश से पुनः सतह पर दिखाई देती है। दलदली क्षेत्र है। इसके बाद हमने बांगर के बारे में अध्ययन किया कि बांगर क्या होता है, कहाँ पर मिलता है और किसे कहते हैं। इसके बाद हमने अध्ययन किया खादर का जो नवीन जोड़ का मैदान है। इसके बाद हमने इस विशाल मैदान का क्षेत्रीय उपविभाजन देखा जिसमें हमने पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन सब के बारे में इसमें अध्ययन किया। धन्यवाद।